हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को कवर करने वाले हैं इस क्लास में, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है एंड 5 मार्क्स का टॉपिक है, तो आप इसे स्किप तो नहीं कर सकते। हालांकि ये डेरिवेशन हार्ड लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, बट आज की इस क्लास को देखने के बाद आपको ये बिल्कुल हलवा लगने वाला है, बिकॉज मैं आपको हर एक चीज़ को बिल्कुल डीपली समझाने वाला हूँ। ऐसे हवा में बातें नहीं की जाएंगी। ओके, तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड देन हमारा जो है ये सेकंड डेरिवेशन है। फर्स्ट डेरिवेशन जो हमारा होता है वो अक्षीय स्थिति में होता है। देन ये जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ओके, मैंने आपको बताया था अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति करके भी दे सकता है एग्जाम में, और वहीं पर निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति करके भी दे सकता है एग्जाम में। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैंने आपको बता दिया है। आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में ताकि आपको पता रहे, वरना आप जो है अक्षीय का निरक्षीय में कराएंगे एग्जाम में और निरक्षीय का अक्षीय में, ऐसा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन्हें घुमा फिरा कर पूछ सकती हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो काफ़ी आसान डेरिवेशन है एंड मैं आपको इस क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से समझाने ही वाला हूं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होता है। आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाती हैं, तो इसलिए आपको बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को तो लाइक अभी से कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डायग्राम की बात करेंगे, क्योंकि डायग्राम ही समझना मेन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आप डेरिवेशन को ईजिली कर पाओगे, है ना। अगर आपको डायग्राम ही समझ में नहीं आया है, कहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर कैसे क्या हुआ है, तो आप डेरिवेशन को कैसे कर लेंगे बताइए। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले डेरिवेशन को डायग्राम को समझाऊंगा, देन उसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। थ्योरी पर आपको उतना ध्यान नहीं देना है, मैंने आपको पहले ही बताया है। आपको डायग्राम सुंदर सा बनाना होता है एग्जाम में। अगर आपका डायग्राम अच्छा है तो आपको, और आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी है, तो आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिल जाते हैं। देन वहीं पर कई स्टूडेंट जो है रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं, वो थ्योरी को रट कर ले जाते हैं, देन लिख देते हैं और डायग्राम पर फोकस ही नहीं करते, कैलकुलेशन मिस्टेक भी करते हैं, तो इस वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको डायग्राम पर मेहनत करनी चाहिए। हर डेरिवेशन का डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं क्लास 12 फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन है, आप कहाँ तक जो है रटेंगे, है ना। तो आपको समझना है डेरिवेशन को, ना कि रटना है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर जो है चित्र को बनाया है, देन उसके बाद हम थ्योरी लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर चित्र क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, चित्र में हमारा जो है AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB जो आप देख रहे हैं ना, AB वो हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव है तो यहाँ पर आप देखिए A बिंदु पर -q आवेश हमने रखा है, B बिंदु पर +q आवेश हमने रखा है, और इसके मध्य बिंदु जो O होता है उससे हमने ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर हमने जो है एक ऊर्ध्वाधर डाल दिया है, जो कि आपकी कह सकते हैं कि एक लंब डाल दिया है। यहाँ पर आप देखिए जो आपका यहाँ पर पॉइंट है बिंदु P, यहाँ पर एक बिंदु हमने P मान लिया है। इस पर ही हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ पर, बिंदु P पर। और बिंदु P कैसे आया है, O बिंदु से, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से हम लंबार्धर डालते हैं। तो हमने यहाँ पर बिंदु P एज्यूम करा है एंड यहीं पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान तरीके से हम समझाया। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि मैंने आपको एक वैद्युत द्विध्रुव का बेसिक कॉन्सेप्ट का एक लेक्चर दिया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो अटेंड किया है उन्हें तो आसानी से समझ में आ जाएगा, बट जिसने नहीं किया है उसे थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको बोलता हूँ लेक्चर कोई भी स्किप मत कीजिए, सब लेक्चर्स को आप देखिए। ये चैप्टर आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है, बिकॉज आप इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हैं जो P से O बिंदु की दूरी है ना, वो हमारी क्या है, R, स्मॉल r है। ओके, स्मॉल r दूरी है कहाँ से, O बिंदु से P बिंदु तक की जो दूरी है, बीच की दूरी, वो हमारी r है। अब वहीं पर बात करें, जो दोनों आवेश हमारे -q +q हैं, उनके बीच की दूरी क्या है, तो हर स्टूडेंट्स जानता ही है कि 2l है। ओके, 2l। अब 2l क्यों लेते हैं, वो सिंपल सा रीज़न मैंने आपको बता दिया कि कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम 2l लेते हैं, अदरवाइज़ कोई और रीज़न नहीं है। ओके, O बिंदु हमने किया, यानी कि बीच में से हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को काट दिया है, मान लीजिए, है ना। बीच में आपके पास 2 मीटर का कोई एक तार है मान लीजिए, और उसको आपने बीच में से काट दिया, तो आपसे पूछूंगा जो आपके 2 टुकड़े हैं वो कितने कितने मीटर के होंगे, तो 1-1 मीटर के होंगे। आप यही तो कहेंगे ना, क्योंकि 2 मीटर का पूरा लंबा तार था, उसे आपने बीच में से काट दिए तो 1-1 मीटर का तार बचा। तो सिंपल यही रीज़न है। आप देख सकते हैं हमारा 2l लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव था, बीच से हमने मध्य बिंदु O माना है, तो O से
ओ से ए तक की दूरी और ओ से बी तक की दूरी एल एल बचेगी ना, क्योंकि एल और एल 2l। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो थीटा कोण बनाते हुए, दोनों तरफ से हमने थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पर हमने डॉटेड लाइन क्यों बनाई है, बिंदु P तक हमने डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है ताकि हम ए बिंदु जो हमारा -q आवेश है इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लें, एंड +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लें। इसलिए हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाई है। अब यहाँ पर आप समझिए जो आपकी वैद्युत द्विध्रुव होता है उसमें माइनस से प्लस, यानी कि ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है दिशा, किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर हमने सिंपली घटक किए हैं। आपने घटक करना 11वीं क्लास में भी सीखा होगा कि अगर आपके पास जो है एक त्रिभुज है उसके घटक कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको घटक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये जो लाइन जाएगी वो हमारी cos थीटा होगी। क्योंकि ये अक्ष के समांतर है। ओके, समांतर होती है तो cos थीटा आता है, वहीं पर बात करें लंबवत होती है तो sin थीटा आता है। तो यहाँ पर आप देखिए EB यानी कि इंटेंसिटी ऑफ बी क्या होगी, बी कॉस थीटा, एंड इंटेंसिटी ऑफ ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा ऊपर आएगा, ई बी कॉस थीटा नीचे आएगा। ओके, ये आपको याद है। कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। और वहीं पर बात करें ई बी साइन थीटा, तो ई बी साइन थीटा जो है लंबवत होते हैं, तो मैंने आपको बताया जो है साइन थीटा होते हैं, और वहीं पर समांतर होते हैं तो कॉस थीटा होते हैं ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समांतर तो कॉस थीटा और लंबवत हैं तो साइन थीटा, तो ई बी साइन थीटा हो जाएगा। देन यहाँ पर ई ए साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए के कारण निकाली जा रही है, देन यहाँ पर हमारी बी के कारण निकाली जा रही है, तो ई बी साइन थीटा एंड अपॉन ई ए साइन थीटा। ये आपने 11वीं क्लास में भी सीख लिया होगा कि घटक कैसे करते हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं घटक करने के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कि 11वीं क्लास में फिजिक्स में भी वैसे घटक करना सीखते ही हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर एक दे दूँगा। ओके, एंड वहीं पर बात करें अब बिंदु P से B तक की दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर आप देखिए आपने समकोण त्रिभुज तो पढ़ा ही है, तो सिंपली आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, देन आपकी ये दूरी आ जाएगी। आएगी कैसे, यहाँ पर देखिए ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो सिंपल हमने वही किया है, उधर से स्क्वायर हटाया, बराबर के इधर आया तो रूट आ गया, एंड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर यानी कि लंब का स्क्वायर एंड अपॉन में आधार का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल अंडर रूट आ जाएगा, एंड जो ये आएगा वही ई आएगा। मैंने निकाल के दिखाया भी है, आगे आपको सिंपल सा भी यहाँ पर लिख के दिखा दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना होइएगा। ओके, तो यहाँ पर आप बात करते हैं ये क्या चीज़ बनाई है मैंने, तो ये सिंपल सी यही चीज़ बनाई है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करिए, बाकी इसका कोई और लॉजिक है नहीं। तो आप समझते ही हैं कि घटक कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको घटक करने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने लगा घटक करने, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, एंड यहाँ पर आप देखिए माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो मैंने आपको समझाया है चित्र में, सिंपल वही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, हो सकता है थ्योरी आगे पीछे हो जाए आपकी और मेरी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको चित्र पर और कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। ओके, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। उनके बीच की अल्प दूरी 2l है, जिसके माध्यम का परवैद्युतांक k है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी की निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा मैंने जो थ्योरी आपको समझाई थी डायग्राम में, सिंपल वही लिखनी है। ओके, माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों -q व +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः EA व EB हैं। बिंदु P से प्रत्येक आवेश की दूरी √r² प्लस l² है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, सिंपल हमने वही लिखा है जो हमने डायग्राम में बनाया था, सिंपल हमने वही लिखा है। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको डायग्राम फिक्स होना चाहिए दिमाग में, एंड आप थ्योरी तो अपने आप बनाकर भी लिख सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे हमने यहाँ पर लिखा है AP बराबर BP। AP बराबर BP क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों की जो दूरी है वो बराबर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो दोनों का सेम आएगा, बिकॉज दोनों जो त्रिभुज हैं वो समकोण त्रिभुज हैं। ओके, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे AP बराबर BP बराबर √r² प्लस l², यानी दोस्तों AP की दूरी भी √r² प्लस l² है और BP की दूरी भी √r² प्लस l² है। इतना आप समझ गए होंगे। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल जैसे हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी,
सबसे पहले हमने प्लस क्यू आवेश के कारण निकाली थी, देन उसके बाद हमने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। हमें दूरी पता लग गई, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और दिशा आपको बता देनी है। तो बीपी दिशा में होगा, जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया ही है। तो वहाँ पर होगा क्या, ई बी, यहाँ पर ई बी लिखेंगे और अक्षीय में हमने E1 E2 लिखा था, उससे कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि प्लस क्यू आवेश जो है बी पर रखा हुआ है तो हम यहाँ पर ई बी निकाल सकते हैं। E1 E2 करके भी आप निकाल सकते हो, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बट यहाँ पर जो है ई बी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बी पर जो है प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु बी के कारण बिंदु पी पर हम निकाल रहे हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह पर बीपी आ जाएगा ना, क्योंकि दूरी हमारी बीपी है। ओके, बीपी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यू अपॉन, अब बीपी का हमने मान निकाल रखा है, क्योंकि ए पी बराबर बीपी बराबर ये है, यानी इसकी भी मान ये होगा, इसका मान भी यही होगा। तो बीपी का मान क्या है, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, सिंपल हमें यही मान रख देना है, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर लगाना है। क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था, जिससे कि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। जिस भी स्टूडेंट ने वो पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, उसे थोड़ी समस्या होती होगी, मैं समझता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप बेसिक मैथमेटिक्स तो जानते ही हो ना, कि अंडर रूट से स्क्वायर जो है हट जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। तो सिंपली हमने आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख दिया और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। ओके, इक्वेशन नंबर 1 हमने निकाल ली है। अब इसी तरह से हमने करना क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अक्षीय में भी हमें प्लस और माइनस दोनों आवेशों के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, प्लस के कारण हमने निकाल लिया, हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे ना, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो ये दिशा आपको दर्शानी जरूरी होती है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पी ए या फिर ए पी दिशा में। ओके, ये आप समझ गए। तो यहाँ पर होगा क्या, ई ए। अब देखिए, माइनस क्यू आवेश कहाँ पर रखा था, तो बिंदु ए पर रखा था, ना कि बिंदु बी पर। ओके, आप यहाँ पर समझिए, देखिए ए बिंदु पर हमारा जो है माइनस क्यू आवेश था, तो ई ए लिया हमने। ओके, ई ए यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु ए के कारण बिंदु पी पर। ये आप समझ गए होंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड ई ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह पर क्या आएगा, क्योंकि यह हमारी दूरी क्या है, ए पी या पी ए बात एक ही है, तो ए पी का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़े हम, तो यहाँ पर ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर हमारा ए पी है, और दोस्तों ए पी का मान मैंने आपको बताई है, ए पी का मान भी यही है, बी पी का मान भी यही है। ओके, तो क्या होगा, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हमने सिंपल वही लिखा है। देखिए, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो इसलिए स्क्वायर आया है। ओके, ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर भी देखिए वही होगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में यही किया है और कुछ भी नहीं किया है। देखिए, ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। बहुत ही ईजिली तरीके से हमने दोनों इक्वेशंस को निकाल लिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको थ्योरी लिखनी होगी, जो कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है, स्पष्ट है कि ई बी व ई ए के मान परस्पर बराबर हैं, जो कि हमने आपको बताया था, परंतु दिशाएं विपरीत हैं। ई बी व ई ए को ए बी के लंबवत व समांतर घटकों में वियोजित करने पर, यानी कि वियोजन करने पर क्या होगा, ए बी के लंबवत घटक जो होंगे वो होंगे ई बी साइन थीटा प्लस ई ए साइन थीटा, परस्पर निरस्त हो जाएंगे। निरस्त क्यों होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। हमने आगे लिखा हुआ है, देखो, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के बराबर व विपरीत हैं। ओके, इसलिए ये दोनों जो है एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि जो आपका ए बी के समांतर घटक होंगे ना, ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, यानी कि वो दिशाएं विपरीत थी उनकी, तो कैंसिल आउट हो गए थे और बराबर भी थे। एंड यहाँ पर देखिए, जबकि ए बी के समांतर घटक जो होंगे ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता जो आएगी वो इस तरह से आएगी, ई बराबर
ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, यही आपको समझाना था एंड आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 के मान आपको रखने हैं सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको ई बी का मान रखना है, देन कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, ई ए का मान रख देना है, देन कॉस थीटा आपका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर हमने किया कुछ नहीं है, सिंपल वही किया है जो मैंने आपको अभी बताया। देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हम कर क्या रहे हैं, ई बी का मान रख रहे हैं सिर्फ। तो ई बी का मान हमारा जो इक्वेशन 1 में आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, यही तो आया था ना। इंटू में कॉस थीटा लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है, कॉस थीटा नहीं लगाएंगे तो आपका जो है ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होगा। और मैंने आपको बता दिया कि साइन थीटा वाले क्यों निरस्त हो गए और कॉस थीटा वाले क्यों निरस्त नहीं हुए, वो भी मैंने आपको विद लॉजिक बताया है एंड आई होप समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे एंड ई ए का मान रख देंगे। ई ए का मान क्या था, तो ई ए का मान हमारा जो है समीकरण नंबर 2 में निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करके। फ्रेंड्स यहाँ पर कॉस थीटा है तो इंटू में कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल हम वही करेंगे, जो है कॉमन वगैरह लेते हैं तो यहाँ पर हमें कॉमन ही लेना है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए हमने जो है यहाँ पर कॉस थीटा को कॉमन लिया है। कॉस थीटा को कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारा कॉस थीटा है, देन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो कॉस थीटा है, और दोनों तरफ कॉस थीटा है तो हम कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन लिया है एंड यहाँ पर हमने क्या किया है वो आप समझिए। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये भी हमारा दोनों तरफ है तो ये भी हमने कॉमन ही लिया है। अब यहाँ पर देखिए क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है एंड प्लस का सिंबल है एंड यहाँ पर क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो इन दोनों को हमने जोड़ना है और भिन्नों को जोड़ना आप जानते हैं, जब आपका हर समान होता है तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यू और क्यू 2q हो जाएंगे ना, तो 2q हो गए एंड अपॉन में आपका हर समान है तो एक बार हर आ जाएगा। देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान यहाँ पर कैलकुलेशन है, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है जो मैं आपको बिल्कुल अंदर घुस के बताऊँ, है ना। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हो, मैंने आपको बताया। देखिए सबसे पहले हमने कॉमन लिया है, कॉमन क्या क्या मिल रहा है, कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन मिल रहा है। तो हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया एंड ये जो टर्म आई है वो कैसे आई है, हमने इन दोनों को जोड़ा है, इस चीज़ को और इस चीज़ को। अब आप जोड़ना जानते ही हैं दो भिन्नों को, अगर दो भिन्नों के हर समान होते हैं तो हर तो एज इट इज आ जाता है वही वाला, एंड जो ऊपर होते हैं उन्हें डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो देखिए q और q 2q हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर हमने 2q लिख दिया। ओके, आप समझ गए होंगे। एंड अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए त्रिभुज POB में, अब त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा, त्रिभुज POB। अब मैं आपको बताता हूँ POB क्या है। देखिए दोस्तों, हमने बोला था त्रिभुज POB यानी कि POB यानी इस ट्रायंगल की बात हो रही है फ्रेंड्स, यही आपको समझना है क्योंकि यहाँ से हम एक वैल्यू निकालने वाले हैं जो कि हमें इम्पोर्टेंट होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए हमने POB की बात कर रहे हैं, यानी कि ये वाले त्रिभुज की, ये वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। ओके, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे सिंपल। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे जो अभी तक फॉर्मूले में कॉस थीटा आया है उसकी हमें वैल्यू वहाँ निकालना है, देन वहाँ पर रखना है, देन कैलकुलेशन करना है, आपका डेरिवेशन फिनिश यही करना है। तो इसलिए हमने करना क्या है, यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकालना है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार बटे कर्ण कहेंगे तो कॉस थीटा, अब यहाँ पर देखिए आधार हमारा ये है, कर्ण हमारा ये है, तो आधार यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है तो आधार L और कर्ण हमारा √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यही हमने लिखा है, मैं आपको वहाँ पर जाकर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए हमने त्रिभुज POB में, हमने बोला था त्रिभुज POB की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार हमारा OB था, कर्ण हमारा PB था, OB का मान L था, PB का मान √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था। ओके, तो सिंपल हमने ये कॉस थीटा की ये वैल्यू निकाली है एंड ये वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस वैल्यू को ही रखना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली टर्म पूरी रहेगी, हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है, देन कॉस थीटा का मान हमें रख देना है। सिंपल इतना ही करना है, काफ़ी आसान डेरिवेशन है, देन आप समझ भी रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में 2q अपॉन r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये तो था ही, इंटू में अब यहाँ पर कॉस थीटा था तो यहाँ पर हमने कॉस थीटा की वैल्यू रख दी L अपॉन √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो सिंपल हमने वही लिख दिया, देखिए L अपॉन √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमने वैल्यू रख दी। देन अब कैलकुलेशन करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एज इट इज़ एंड यहाँ पर देखिए 2QL एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए गुणा है, देखिए गुणा में घातें डायरेक्ट जुड़ जाती हैं, ये बात आप जानते हैं, काफ़ी आसान चीज़ें हैं, गुणा में डायरेक्ट घातें जुड़ जाती हैं, ये बात आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी घात कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक तो घात होगी ही ना, तो इसकी एक घात है,
यहाँ पर इसकी कोई घात नहीं है तो इसकी एक घात होगी। और अंडर रूट का क्या मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, है ना। ये वाली बात मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारे पास क्या टर्म है, r² + l²। इन टू में हमारे पास क्या है, अंडर रूट हमारे पास है r² + l²। यहाँ पर देखिए इसकी कोई घात नहीं है तो हम एक मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। किसी की कोई घात नहीं होती तो उसकी एक घात होती ही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए r² + l² की घात हमने एक मान ली इनटू में। अब देखिए अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अंडर रूट की जो मतलब होता है अंडर रूट का, वो होता है 1/2 घात होना। तो यहाँ पर r² + l² की घात कितनी हो जाएगी, 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात। ओके, और मैंने आपको बताया गुणा में जो है घातें डायरेक्ट जुड़ जाती हैं, तो जोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना है, r² + l²। एंड यहाँ पर आप देखिए ये दोनों जगह है एंड इनकी घातों को जोड़ना है, यानी कि 1 और 1/2 को जोड़ना है। तो ये भिन्नों को जोड़ना तो आप जानते ही हैं, तो 2 एकम 2 और 1 3/2 आ जाएगी। समझ गए आप, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। ये जो आया यही हमारे पास यहाँ पर आया होगा। देखिए r² + l² की होल पावर 3/2 है। अब कई स्टूडेंट इसी को नहीं समझ पाते हैं, ज़्यादातर बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दिक्कत होती है, बट मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है तो आप समझ ही गए होंगे। ओके, तो यहाँ पर इसकी घात जो है 3/2 कैसे आई वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए परंतु 2QL = P होता है, जैसे कि हम जानते ही हैं, इसमें कुछ नया है नहीं। 2QL = P होता है। P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ओके, तो हमने P लिख देंगे। तो अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए 2QL के जगह पर हम P लिखेंगे सिर्फ। E = 1/4πε0 के इनटू में P अपॉन r² + l² का होल कितनी घात हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया ये कैसे आई थी। एंड फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको समझना है, यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो तो L इज़ वेरी लेस देन R, यानी कि L जो है बहुत छोटा है R से। ओके, तो हम करेंगे क्या, l² का मान जो है r² की तुलना में और भी नगण्य होगा। जैसे कि आप जानते हो L जो है R से छोटी है। अब अगर हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो L तो और छोटी हो जाएगी R से। तो इसलिए हम कर क्या रहे हैं, L को नगण्य मानना है। L को हम छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। ओके, तो फ्रेंड जैसे हमने अक्षीय स्थिति में L को नेगलेक्ट किया था, ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम L को नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। क्योंकि L को हटाने का रीज़न आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स हम अपनी मर्जी से L को नहीं हटा रहे हैं, वहाँ पर उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि L का मान जो है R की अपेक्षा बहुत ही कम है, और अगर उन दोनों का स्क्वायर किया जाएगा तो और ही कम हो जाएगा L का मान। तो इसलिए हम L को हटा ही सकते हैं, क्योंकि ना के बराबर है तो वो, तो उसे हटा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो इसलिए हम L को हटा देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, कुछ भी कहिए आप, बात सेम है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकल के आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। E = 1/4πε0 के इनटू में P अपॉन r²। अब देखिए r² + l² था, हमने l² को हटा दिया तो बचा क्या, r² की पावर 3/2 हो जाएगी, क्योंकि पहले दोनों की पावर थी। अब यहाँ पर l को हटा दिया है तो r² की होल पावर 3/2 हो जाएगी। सिंपल है ना। एंड यहाँ पर आप देखिए E = 1/4πε0 के इनटू में P अपॉन r³। P अपॉन r³ क्यों हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं जब घात की घात होती है तो उसकी गुणा करते हैं, और गुणा में आप देखिए जो है ऊपर नीचे से कट जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। तो यहाँ पर P अपॉन r³ हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। एंड वहीं पर बात करें, अगर आप निर्वात के लिए करना चाहते हो तो निर्वात में जो है K का मान 1 होता है, तो K का मान 1 रख देंगे इस इक्वेशन में, तो और कुछ नहीं करना है। E = 1/4πε इनटू में P अपॉन r³ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा जो है निकल के आया है, ये फाइनल रिजल्ट है। इसे भी फाइनल रिजल्ट मान सकते हैं, अगर K का मान 1 रखोगे तो ये हो जाएगा। ओके, सो आई होप दोस्तों, हालांकि ये डेरिवेशन काफ़ी बड़ा था, काफ़ी लेंदी था, मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करी है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इस डेरिवेशन से बिल्कुल भी ना डरें, बिकॉज मैंने बिल्कुल आसान तरीके से पूरी समझाने की कोशिश करी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से और भी वीडियोस आने वाली हैं, देन आप नए नए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।